सादत हसन मंटो ने कहा है कि जो बात महीनों में खुश्क तकरीरों से नहीं समझाई जा सकती, वो बात चुटकियों में फिल्म के जरिए ज़हन नशीन कराई जा सकती है। जी हाँ, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, खासियत ही यही होती है कि जो बात हमें कहनी होती है आसानी से कही जा सकती है। और भारतीय सिनेमा तो इसमें कमाल ही रच देता है। जब हम कोई भी फिल्म या धारावाहिक देख रहे होते हैं तो उनके किरदार में कहीं ना कहीं अपनी एक झलक पा रहे होते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो ज़िंदगी का ही एक हिस्सा होता है। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी उनसे मुतासिर हो रही होती है। यही खासियत है इस बड़े पर्दे और छोटे पर्दे की। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, हमारे राजस्थान की भी एक खासियत है कि भारतीय सिनेमा को कई कोहिनूर हीरे राजस्थान ने दिए हैं। एक ऐसे ही कोहिनूर हैं यहाँ के कमल मुकुट सर, जिनका नाम ही जाहिर करता है कि किस तरीके से वो भारतीय सिनेमा के मुकुट रहे हैं। जी हाँ, फिल्म निर्माता, निर्देशक, डिस्ट्रीब्यूटर, लेखक, बहुत कुछ, या ये कहूँगी कि 360 डिग्री जो एंगल घूम रहा है ना, तो बस उन्हीं के किनारे घूम रहा है। और ये हमारे लिए आन बान और शान की बात है कि उन्होंने इस राजस्थान की धरती पे जन्म लिया। और आज हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम में आपको उनसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं कमल सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। थैंक यू। नहीं, आई लाइक आपने मुझे बुलाया और उसके लिए रूबरू कर रहे हैं आप मेरे साथ में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको सिनेमा का क्या एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ नहीं लेके जा करके, मैं आपके साथ शेयर करके, और लोग उसको देख करके उससे कुछ दो अगर चीज़ सीखेंगे तो मैं अपने लिए अपने आप को बहुत उसके लिए धन्य मानता हूँ। बहुत खूब सर। कहा जाता है ना कि ज्ञान की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप जितना बांटेंगे वो बढ़ेंगे। और चाहे वो ज्ञान किताबी हो या आपकी कला का, आप जितना बांट रहे होते हैं उतना ही पा रहे होते हैं। और बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है जब नए कलाकारों को आप अपने से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सर, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे पहले जयपुर की जो मीठी यादें होती हैं वो आपके जहन में आज भी कहीं ना कहीं, आप जब इस गुलाबी नगरी को देखते हैं, गुलाबी सड़कों को देखते हैं और मुंबई की दौड़ भाग देखते हैं, कितना ठहराव महसूस करते हैं और किस तरह वो बचपन याद करते हैं? आप बिलीव करेंगे, आपने ऐसी बात छेड़ करके जो मुझे बताया है, जब मैं जयपुर आता हूँ फ्लाइट पे आते हैं, ऐसे जब मेरी लैंड करने लगती है फ्लाइट, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने घर में आ गया। घर मेरा बॉम्बे भी है, सब जगह, मैं उसका ऐसा नहीं कहता हूँ जी, मगर क्या है जो यादें मेरी इससे जुड़ी हुई है। और मैं कोशिश करके आज भी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ अभी, सूर्या जी। तो वो पिक्चर का जो एक सूर्या फिल्म का जो है एक कैथलिक बैकग्राउंड था। मेरे को डायरेक्टर ने जब सुनाया, बोले हम इसको गोवा करते हैं। मैं कहा नहीं, मैंने गुलामी फिल्म बनाई थी धर्मेंद्र को लेकर के राजस्थान के अंदर, और पूरा मैंने उसको फतेहपुर शेखावाटी साइड के अंदर पूरा पिक्चर को बनाया। तो वो एक याद मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। तो मैंने कहा आप धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को लेकर के क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या पंजाबी फिल्म सरदार बहुत किया है जी, पंजाबी कैरेक्टर बहुत किया, यूपी का भैया बहुत किया है, महाराष्ट्रियन बॉय बहुत किया है। तो मैंने राजस्थान का स्पेशल एक पुलिस ऑफिसर का जो किरदार है, और वो भी जयपुर से रिलेटेड मैंने करके, और मैं अपनी चीज़ों को, जहाँ मैंने अपना जन्म लिया है, सब कुछ किया। तो मैं हमेशा मेरी यादें जो जयपुर से इसलिए जुड़ी है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं कैसे आगे से आगे लेके जाऊँ, पब्लिक देखेगी कि मैंने उसको राजस्थान को कितना सुंदर उसके अंदर एक्सप्लॉइट किया है। क्योंकि राजस्थान एक ऐसी जगह है, राजस्थान और एक केरला जी, जिसका दुनिया में कोई मैच नहीं है। बिल्कुल। आप देखिए, यहाँ रेगिस्तान भी है जी, यहाँ आपकी लेक भी हैं, बिल्कुल, जंगल भी हैं और पर्वत भी हैं जी। आपको ये चारों पांचों, और ये हमारा मतलब मेरा राजस्थान में तो फख्र से कहूँगा कि आपका जो प्रोग्राम का नाम है धरती धुरारी, ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ -5 भी जाता है और 50 टेम्परेचर भी होता है। बिल्कुल। आप मुझे कोई भी दुनिया में ऐसा एक कोई स्टेट लाके बता दीजिए जहाँ -5 से लेके 50 तक टेम्परेचर जाता है। तो इसका आप ये मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ के आदमी की मजबूती कितनी है, कितनी मजबूती होगी यहाँ के आदमी की, वो आप सोच सकते हैं इस बात के लिए। और उस मजबूती के साथ ही मैं लड़ रहा हूँ आज भी जी। मतलब मेरे साथ जब भी मैं इस इंडस्ट्री में गया, हम मुकुट वाले हैं कि जयपुर में मूर्तियों का बहुत बड़ा व्यापार होता है, तो यहाँ मुकुट नहीं मिलते थे जी। तो रॉयल फैमिलीज ने हमको स्पेशली बोला कि आप मुकुट बना कर बेचेंगे यहाँ, क्योंकि मूर्ति वालों को तकलीफ होती थी यहाँ पे।
तो हमारा जेरी का अभी भी प्रोज जी कटले में के अंदर हमारी दुकानें थी, सब कुछ था, गोपाल जी के रास्ते में हमारा मकान था। मगर मैं फिल्मों देखने का मुझे शौक था, जबकि मेरी फादर तो कभी सिनेमा का गेट भी नहीं देखा। अच्छा। मतलब उन्होंने कभी वो सिनेमा में कभी भी नहीं गए वो कभी भी। और उसके बाद मैंने सिनेमा लाइन में आकर के एक मेरी दृढ़ निश्चितता के साथ, जो 71 में मेरे साथ एक, अगर आपको पूरा सार से बता सकता हूँ तो मैं एलएमबी के ऊपर। बिल्कुल, वो कहानी हम जानना चाहेंगे। और कहते हैं ना कि यहाँ की पतंगबाजी बहुत फेमस है, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में जयपुर की पतंगबाजी के चर्चे होते हैं। और उन्हीं पतंगों की ऊंचाइयों ने आपको बॉलीवुड की ऊंचाई तक पहुंचाया। तो वो क्या किस्सा था, वो आपसे ही जानना चाहेंगे, जहाँ से आपके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। आपने बात छेड़ के बहुत अच्छा मेरे को एक लगा कि आई एम इन अ वेरी डिफरेंट वे। मैं एलएमबी पे, जनवरी का महीना था, सकरात का टाइम था, नियर टू, तो लोकेशन के लिए राजकुमार कोहली, नरेश कुमार जो ब्रदर ऑफ राजेंद्र कुमार, बाबू भाई उदेशी एंड गनी फाइट मास्टर वगैरह, ये सब लोग पहले 6-7 लोग मिलकर के लोकेशन देखने के लिए आते थे। क्योंकि फाइटर अपने हिसाब से फाइटिंग के हिसाब से लोकेशन देखता था, कैमरामैन अपने हिसाब से कैमरा के हिसाब से कि मेरे को ये क्या क्या मेरे को आगे, क्योंकि पहले क्या फैसिलिटीज बहुत कम थी। आज डिजिटल ज़माना है। हाँ। डिजिटल में तो आप जितना भी चाहिए आप डीआई कर लो, ये कर लो, दुनिया भर का हर चीज़ का सोर्स है। उस टाइम पे कुछ सोर्स नहीं होता था, तो 6-7 लोगों को मिलकर के लोकेशन देखने के लिए आना पड़ता था। और उस टाइम पे मैंने जब गोरा काला की वो लोकेशन देख रहे थे, तो उनको विंटर का टाइम था, वो लोग कमरे में बैठे थे, उनको तो बोले धूप खाने के लिए वो टेरिस पे आ गए एलएमबी के। और एलएमबी की टेरिस पे मैं अकेला था वहाँ पे, तो उनको पतंग उड़ाने का शौक था। वहाँ उनसे मेरी दोस्ती हो गई और उन्होंने बोला यार आप लोकल आदमी हैं, आप हमको हेल्प आउट करेंगे। मैंने कहा वाई नॉट। फिल्में देखने का बचपन से बहुत शौक था और मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जो मैं छोड़ता नहीं था उस फिल्म देखने के लिए। मैंने शूटिंगें भी बहुत देखी यहाँ पे, राजकुमार फिल्म की शूटिंग, दो दिल, काफ़ी पिक्चरों की मैंने शूटिंगें देखी यहाँ पे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा और उनको जो लोकेशन चाहिए थी, जो मुझे वो नरेशन देते थे, उसी स्पॉट पे मैं ले जाकर उनको खड़ा कर देता था। अच्छा। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं आज मोर देन 63 फिल्म्स की मैंने शूटिंग राजस्थान में कराई, जिसमें रजिया सुल्तान भी है, आपका बगावत भी है, अजूबा भी है। मतलब मैं फ्यू नेम्स ही ले सकता हूँ, मैं सब फिल्मों के तो नाम नहीं ले पाऊँगा। तो मैंने इतनी, मतलब राज तिलक की मैंने शूटिंग की, बदले की आग की मैंने यहाँ शूटिंग की, नौकर बीवी का की मैंने शूटिंग की। मतलब इतना काम किया मैंने राजस्थान के लिए। सिर्फ एक ही मेरा एम था कि मेरा राजस्थान कैसे ऊपर आ सकता है। बहुत खूब। और क्या है, उस टाइम पे वो कहते थे यूपी में लोग जा नहीं सकते थे, पंजाब में लोग जा नहीं सकते थे, कुछ भी रीजन होगा, मगर राजस्थान के अंदर शुरू से जब मैं मुगल आजम पिक्चर देखता था तो मुझे राजस्थान को देख के इतना सुंदर लगता था कि राजस्थान इतना सुंदर है जी। क्योंकि हम रोज उसको नज़दीक से देखते थे। जब वो सिनेमा में आता था तो सिनेमा में आने के बाद ऐसा लगता था कि ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा जयपुर है जी। आप चाहे वो दो दिल में देखिए, राजकुमार का एक गाना देख, जाने वाले जरा होशियार हम हैं यहाँ के राज। आप रामबाग पैलेस को अगर आप देखेंगे तो आपको फख्र फील होगा कि ये हमारे जयपुर का ही रामबाग पैलेस है। अच्छा। तो ये एक मेरे मन में शुरू से एक ऐसी दिमाग में भावना आ गई कि मैं जयपुर को किस तरह से राजस्थान को, जैसे हमने एक गुलामी फिल्म बनाई जी। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम तक हमने राजस्थान से बाहर उसका एक शॉट नहीं लिया। वाह। और पूरी पिक्चर हमने गुलामी, और वो इतनी बड़ी हिट हुई वो पिक्चर कि मैं आपको, खैर मैं नहीं बता सकता, आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप अपने यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं उस पिक्चर के बारे में। हमने उसमें गाना किया था, जियाले मशकी मुकुंद बरंदिश, बहाले इजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन वो तुम्हारा दिल है या हमारा दिल है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो जो पुराने गीत थे, उनकी बोलियां, उनका पिक्चराइजेशन बहुत डिफरेंट होता था। और जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं वो दौर था ब्लैक एंड वाइट से कलर की ओर आने का। अभी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, 4K है, 8K टेक्नोलॉजी है। उस टाइम की वो जो बस वाली टेक्नोलॉजी थी, वो बस का जो जुगाड़ था, वो क्या, कैसे कुछ था, क्या आगे आपने कुछ किया था उस गाने के लिए, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमेशा डायरेक्टर ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं जी। अगर मेरे पीछे 200 आदमियों का स्टाफ होता है, जिसमें लाइट मैन है, कैमरा मैन है, स्पॉट बॉय है, उन 200 आदमियों का वो पर डे वाले सिस्टम के लोग होते हैं जी। उनकी कोई मंथली सैलरीज नहीं होती जी, बिल्कुल। और डेली बेसिस वालों को रोज अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो उनका फैमिली नहीं चल पाएगी। हाँ। तो डायरेक्टर के दिमाग में की बात होती है कि अगर मैं शूटिंग नहीं करूँगा
तो इनकी फैमिली कैसे चलेगी। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ ऑन द स्पॉट अगर आप उसका डिसीजन नहीं ले सकते, जैसे आपने कैसे डिसीजन लिया उस बात के लिए, तो आप कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइवल कर सकते हैं। तो सर्वाइवल ही इस इंडस्ट्री का वो है कि आप ऑन द स्पॉट उसका आप डिसीजन ले सकें जी। ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रूल है, सर्वाइवल पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और यही वजह है कि आपने 50 से ज़्यादा साल इस इंडस्ट्री को दे दिए। जी सर। मैं के आसिफ, राज कपूर जी, दिलीप साहब, कुछ पॉइंट तक मतलब मैंने ऐसे गुरुदत्त जी, जिनके साथ मैंने इतना नज़दीकी के साथ, चाहे मैं बच्चा था छोटा सा, मैंने उतना नज़दीकी से उन लोगों को देखा कि हमारे पहले एक साल में 40 गाने हिट होते थे जी, और टॉप 10 पे आने के लिए हर आदमी तरसता था, हर प्रोड्यूसर, कि मेरे टॉप 10 पे गाने आने चाहिए। मगर नहीं जी, सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात को लेकर के। आज 20 साल में 10 गाने हिट नहीं है। क्यों? कि लोग खाली फिल्में बना रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, फिल्म नहीं बना रहे। फिल्म मेकर तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आता, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए और फिल्म मेकिंग के लिए एक आपको इच्छा शक्ति चाहिए। वो इच्छा शक्ति पता नहीं कहाँ चली गई। वो इच्छा शक्ति शक्ति सामंत, राज कपूर, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, आप उनके सॉन्ग, उनका जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट वो बहुत और खास होता मैंने सिनेमाओं में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैंने करीब 87 फिल्म रीच की है, उसमें 52 मेरे पास जुबली फिल्म्स थी। अच्छा। और मेरी हाईएस्ट राम तेरी गंगा मैली 1.5 साल राजमंदिर में चली है, बिल्कुल 75 वीक्स। वो आज तक का, अभी तक राजमंदिर का वो इतिहास किसी ने दोहराया नहीं आज तक। यहाँ से मैं एक जिक्र करना चाहूंगी, टैगोर साहब ने कहा था कि सिनेमा जो है, खासतौर से भारतीय सिनेमा, वो ब्यूटीफुल नहीं होना चाहिए, वो ट्रूथफुल होना चाहिए। कितना ज़रूरी मानते हैं, चूंकि आपने कहा भी है कि पहले के ज़माने के जो हिट होते थे और आज के दौर के जो हिट हैं या मूवीज़ हैं, बहुत फ़र्क है। तो कितना ज़रूरी है सिनेमा को खूबसूरत होने की जगह हकीकत से रूबरू होना? उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न था, पहले हम अपनी ओरिजिनल लाइफ से जीते थे जी। आज हम कट पेस्ट पे आ रहे हैं जी, बिल्कुल। हम इस कट पेस्ट में का रीज़न क्या है कि हम वेस्टर्न कल्चर्स की फिल्म लेके आते हैं, कोरियन फिल्म्स लेके आते हैं और उनसे इंस्पायर होकर फिल्म बनाते हैं। तो उसमें क्या, जो हमारा रूट है, जो हमारे इमोशंस, सेंटीमेंट्स हैं, वो हम मिस कर जाते हैं जी। क्योंकि हर बच्चे को जब उसको अपनी मदर टंग सीखनी होती है तो घर से सीखनी होती है, उसके लिए कोई स्कूल नहीं जाना पड़ता उसको, कि उसको स्कूल जाके सीखना होता है उसके लिए। तो यही हमारा सिनेमा है। तो हमारा सिनेमा तब रहेगा जैसे मदर टंग है जी। अगर हम जब तक इसके ऊपर बाहर के इन्फ्लुएंस पे हम लगा करके फिल्में बनाएंगे तो कैसे हम इसमें इमोशन लेके आ पाएंगे। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। यानी सबसे पहले ये कहेंगे ना कि अपनी नींव से जुड़े होना बेहद ज़रूरी। यहाँ जब बात आपने कही है नींव की, भारतीय सिनेमा का जब जिक्र किया जाता है तो चाहे वो कपूर ख़ानदान हो या दिलीप साहब हो, इनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है और आपका उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। कपूर ख़ानदान का तो ये कहेंगे कि 3 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया। वो अनुभव कैसा रहा, हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, राज साहब एक ही बात बोलते थे कि फिल्म क्या होती है जी। फिल्म वो है कि आपने चाय पी, चाय में 3 चीज़ होती है, पानी होता है, दूध होता है, चाय की पत्ती और कोई शक्कर डालता है, तो और उसको मिक्स करने के बाद अलग नहीं कर सकते। हाँ। ये फिल्म है। बहुत खूबसूरत। अगर फिल्म को अगर जीना है तो आपको ऐसी टेस्टी चाय बनानी पड़ेगी कि पीने के साथ आपके शरीर में आ जाए जी। तो फिल्म है। अगर उस चाय के आपको टेस्ट करने के बाद में लगा इसमें ये अच्छा नहीं, तो वो फिल्म फ्लॉप है जी। तो आप ऐसी चाय बनाइए, ऐसी चीज़ बनाइए कि लोग उसको पी करके और आपके सीधे शरीर में आ जाए। बहुत खूबसूरत। तो इससे बेटर मेरे हिसाब से कोई चीज़ आपको कोई बता नहीं सकता मेरे साथ। अगर इस चीज़ को अगर आदमी समझ जाएगा, अगर अमल कर लेगा इस चीज़ के ऊपर, तो वो आदमी कभी ज़िंदगी में फ्लॉप पिक्चर नहीं बनाएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि राज कपूर ने एक ही बात बोली, मेरे दिल के बहुत करीब थी, मेरा नाम जोकर जी, और वो नहीं चली, पर उनको कभी गम और शिकवा नहीं था। आप ताज्जुब करेंगे, मैं उनके साथ कई जगह साथ मैंने कई इंटरव्यूज में देखा, कुछ भी देखा, तो जब उनसे प्रेस वाले पूछते थे कि आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है, तो वो मेरा नाम जोकर ही बोलते थे। कभी उन्होंने संगम का नाम नहीं लिया, कभी बॉबी का नाम नहीं लिया, कभी उन्होंने आवारा का नाम नहीं लिया, उन्होंने मेरा नाम जोकर। वो बोला पसंद आना नहीं आना ये एक दर्शक की बात है, मगर मैंने अपना जो इनपुट जो भी
एज ए डायरेक्टर का जो इनपुट होता है वो मैंने इसके अंदर डाला। और ऊपर वाले की देखिए आप, जब वो पिक्चर रीरन रिलीज हुई वो पिक्चर, तो हर आदमी ने उस पिक्चर को देखा, और आज भी नई जनरेशन उस पिक्चर को देख के इससे इंस्पायर होती है। और आपको एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज 52 इयर्स हो गए बॉबी को रिलीज होकर के जी। मैं, मेरे समझ लीजिए ग्रैंड सन है या उनके दोस्त आते हैं, मैं उनको आकर के एक ही बात बोलता हूँ कि यू सी द बॉबी। हमको जैसे लोग बोलते यू आर डेटेड मैन, डेटेड, व्हाट डेटेड? डेटेड क्या होता है? मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आता डेटेड क्या होता है, कि आपसे एज से डेटेड है, कहीं से डेट से, उम्र से डेटेड है। राज कपूर या कोई भी, आज यश चोपड़ा ने भी अपनी 60 इयर्स की एज के अंदर अच्छी मतलब चांदनी फिल्म बनाई उन्होंने, या राज कपूर ने। तो बॉबी फिल्म देखने के बाद बच्चे बोलते हैं इससे ज़्यादा फ्रेश आज भी कोई लव स्टोरी नहीं हो सकती। तो ये राज कपूर की जो आप जो सिग्नेचर्स बोलते हैं ना, लोग एक्सक्यूज के लिए लोग बोलते हैं इस पिक्चर में ये कमी है। कमियां ढूंढना बहुत आसान है, उनको अच्छाइयों को कैसे आप ऊपर लेके जाते हैं। जैसे आपने रविंद्रनाथ टैगोर की बात जो आपने की, वो सबसे पहले चीज़ है कि आप जब तक पब्लिक को रीडिंग नहीं करेंगे, अभी आपने राज साहब की बात छेड़ी, तो हम राम तेरी गंगा मैली की लोकेशन देख रहे थे, तो उनको कुछ रेलवे स्टेशन के सीन लेने थे, तो वो फ्लाइट में जाते थे, तो उन्होंने कहा मैं रेलवे में जाऊंगा दिल्ली तक, और वो ट्रेन में बैठ करके बॉम्बे से बोरीवली में बैठे वो जा करके, और वो हर ट्रेन के ऊपर ये सीक्वेंस देखते थे कि कैसे लोग चल रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे लोग हॉकर्स हैं, सामान बेच रहे हैं। जब तक आप उस एटमॉस्फेयर को नहीं पकड़ेंगे तो आप कैसे पब्लिक के दिल में उतारेंगे इस चीज़ को? आज के हर डायरेक्टर आते पहले मेरी चार्टर फ्लाइट है, मेरी गाड़ी है, मेरा ये है, मेरा स्वीट बुक है, मतलब, और क्यों? कि उनका प्रिपरेशन ऑलरेडी कट एंड पेस्ट के ऊपर लगा हुआ है कि मुझे उस पिक्चर के शॉट से ये उसको इंस्पायर होकर के इस तरह से, सॉरी मैं किसी को, अब आप हो सके तो देख लीजिए, मगर जो मैं जो महसूस कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, वो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ जी। तभी कहा जाता है, सत्यजीत रॉय साहब ने कहा था कि सिनेमा की जो खासियत है ना, वो सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इंसानी दिमाग का जो सबसे बारीक संवाद होता है ना, उसको भी वो पर्दे पर उतार सकता है। कितना लाजमी है ये और कितना ज़रूरी है। देखिए आपने कितनी अच्छी बात छेड़ी सत्यजीत रे की। उनके बेटे हैं संदीप रे जी, उनके साथ मैंने एक पिक्चर बनाई डबल फलूदा जी, और मैं जब उनके साथ शूटिंग में होता था तो मैंने नेचुरली सबके साथ काम करके देखा, राज कपूर के साथ भी, शशि कपूर के साथ मैंने अजूबा की, के आसिफ साहब के साथ भी मैंने देखा थोड़ा, और अपना सुभाष गई, सबके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यश जी के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, और यश जी से तो मेरी इतनी दोस्ती थी कि आप नहीं सोच सकते कि उनको स्टूडियो बनाने की बहुत इच्छा थी। तो मैंने कहा कि यश जी आपका सपना मैं पूरा करूँगा, और जो आज बॉम्बे में यश राज स्टूडियो है वो मेरी वजह से, आप उनकी फैमिली नोज वेरी वेल इस बात के लिए। तो क्या है, मेरा किसी का सपना, कोई आदमी बोलता है मेरा सपना है और मैं उसका सपना पूरा कर सकता हूँ, तो मेरे से इससे बड़ा मैं अपने आप को भाग्यवान नहीं मान सकता कि किसी का सपना मैं पूरा बहुत खूबसूरत। और ये एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ना सिर्फ वो अपने ख्वाबों को पूरा कर रहा होता है, बल्कि दूसरे के ख्वाबों को जी रहा होता है। और आप तो फिल्म इंडस्ट्री को जीते हैं, ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ आपने कपूर खानदान का जिक्र किया, जब कपूर खानदान का जिक्र होता है तो ऋषि कपूर साहब का नाम बड़ा खास होता है, क्योंकि ना सिर्फ वो अपनी अदाकारी बल्कि बेबाकी के लिए खासे जाने जाते थे। आपके साथ उनकी गहरी दोस्ती थी, उनके चले जाने के बाद कितना याद करते हैं? क्योंकि आज भी हमारे कई दर्शक हैं, चाहे वो इस जनरेशन के हों चाहे वो उनके दौर के हों, वो उन्हें बहुत याद करते होंगे, और आज भी कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक आदर्श है। आप कितनी यादें समेटे हुए हैं? मैं जब उनकी इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई, तो मैं जयपुर में ही था उस दिन जी, और उस टाइम एकदम लॉकडाउन्स थे, पेंडेमिक था पूरा, और जैसे मुझे मालूम पड़ा तो, और इस दिन हरकिशन हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी वहाँ पे तो मेरी नीतू जी से बात हुई, रणधीर कपूर से मेरी बात हुई। मुझे ऐसा लगा कि आप जो बेबाक की बात करते हो, कभी बेबाक बात क्यों करते थे जब लोग उनसे आर्टिफिशियल बात करते थे जी, बहुत खूबसूरत। अगर आप किसी के साथ अगर आर्टिफिशियल बात नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी आपके साथ बेबाक से बात नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर आप अपने दिल से बात करेंगे तो वो भी आदमी आपसे दिल से बात करेगा। क्योंकि ऋषि कपूर की एक बहुत खास बात थी
कि कौन रियलिस्टिक में बात कर रहा है और कौन मेरे से बेबाक टाइप की बात कर रहा था। तो उसी तरीके से वो, मगर उन जैसा मैंने होस्ट नहीं देखा आज तक। आप जैसे वो पर्सनली घर पे बुलाते थे तो विंटर्स में बोले मेरी सिस्टर ने सरसों भेजी है, आप सरसों का साग खाइए, मक्के की रोटी, मतलब उन जैसा मैंने होस्ट नहीं देखा आज तक। और यही कुछ खासियत थी उन कलाकारों में। और कहा जाता है ना कि कलाकार, आर्टिस्ट वो होता है जो कोई भी किरदार निभा सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुख्य कलाकार हो। कई बार कई मूवीज़ में हमने देखा है कि साइड रोल वाले जो एक्टर होते हैं वो ज़्यादा अच्छी अदाकारी कर रहे होते हैं, या वो ज़्यादा फेमस हो चुके होते हैं, या नेगेटिव किरदार जो होते हैं। आप इसे बहुत अहम मानते हैं कि कलाकार कलाकार होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव किरदार नहीं होता, वो एक उस किरदार को अभिनय के तौर पर दिखा रहा होता है। कितना लाजमी है आज की जनरेशन के लिए इस बात को समझना? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल से बोलता हूँ, एक्टर को सबसे पहले नरेशन देते हैं उसको काम करने से पहले। मैं उसको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं गदर 1 बना रहा था जी। तो गदर 1 में अनिल शर्मा के साथ सनी देओल काम करने को तैयार नहीं थे। अच्छा। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, गुड फॉर माई डैड नॉट फॉर मी। उनके साथ उन्होंने हुकूमत, ऐलाने जंग, काफ़ी पिक्चरें, बड़ी बड़ी हिट पिक्चरें दी थी उन्होंने अनिल शर्मा। वाई नॉट अनिल शर्मा? अब आप ताज्जुब करेंगे, अब हो सकता है किसी को बुरा भी लग सकता है इस बात के लिए उठा करके, मगर मेरी उस फैमिली से एक इतनी बाउंडिंग है देओल फैमिली के साथ में। आई एम वेरी क्लोज टुडे, आज भी मेरा उनका बहुत क्लोजिंग के साथ में मेरा रिलेशन। मैंने कहा सनी, एक दफ़ा खाली कहानी सुन लो, तुम जो तारा सिंह का कैरेक्टर है तुम सुन लो खाली एक दफ़ा कहानी। उसने बड़ा बेमन से उनकी जो सेक्रेटरी थी, नीना करके उनकी सेक्रेटरी थी, तो नीना को बोलते अच्छा ठीक है, कमल इतना इंसिस्ट कर रहा है तो इनको ऊटी भेज देना। अब ऊटी जाने के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, तो कोयम्बटूर जाना पड़ता है, कोयम्बटूर से ऊटी जाना पड़ता है। हम बाई द पूरा वे जा करके हम शाम को 6 o'clock हम ऊटी जाके पहुँचे। 9:30 की फ़्लाइट थी, मतलब पूरा दिन हमने ट्रैवलिंग की। तो सनी देओल ने कहा कि कमल आया इसलिए मुझे इनको जल्दी फ्री करके और इनको नेक्स्ट फ्लाइट में भेज देना है। तो मैंने कहा सनी, ये सब करने के लिए तो हम बॉम्बे बहुत था, हम नहीं करेंगे जी। तो हमने उनको बोला कि फिर क्या करना, उनके आप होटल चलिए, पैकअप करिए। तो वहाँ पे मिस्टर सैगल करके थे डायरेक्टर, और पॉलीग्राम की पिक्चर थी, टाइटल मुझे भी याद नहीं उसका। तो हम लोग होटल गए और वो बोल के जाते हैं वहाँ पे कि मैं एक आधा घंटे में उनको फिनिश करके आता हूँ, मतलब बात को सुन के आता हूँ, बात को सुन के आता हूँ। तो मैं बड़ा सरप्राइज, मैंने कहा यार आप ऑल द वे, हम 4 लोग आए हुए हैं वहाँ से जी, और आप ये बात बोल रहे हैं। तो मेरे साथ जो राइटर शक्तिमान थे, अनिल शर्मा, तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए जी। तो शक्तिमान जो हमारे राइटर थे, उनसे बात भी निकल नहीं पा रही थी मुंह से, और उन्होंने कहा कहानी सुनाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी जी। फिर भी मैंने अनिल शर्मा को बात को संभाल के कहानी का नरेशन देना शुरू किया। तो जैसे जैसे सनी देओल को कहानी समझ में आने लग गई, उनका पैकअप करवा दिया, जिनके लिए बोल रहे थे कि हम शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं, और वही कोई उनकी शूटिंग नहीं की। और पूरी रात मैं 9:30 4 o'clock 9:30 के बाद मेरी नींद आने लग गई, मैं जाके रूम में सो गया। और वो कहानी मैं रात को 12 बजे देखा तो रूम में अनिल शर्मा नहीं। मैं कहा क्या हो गया? तो रात को 12:30 मैं बाहर देख रहा हूँ तो अनिल शर्मा और सनी देओल वॉक कर रहे हैं और कैरेक्टर को डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कहानी और कैरेक्टर का जब आदमी पी लेता है उसको जी, तो आपने जो कहा ना कि कैसे कैरेक्टर को जिया जाता है, तो आज तक वो तारा सिंह को पब्लिक याद करती है। बिल्कुल, और तो यही वजह रही कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। तो ये जिस दिन कैरेक्टर को, अगर क्या है जो कैरेक्टर करता है ना एक्टर, उसको पता है कि इस रोल में कितना दम है। देखिए, एक्टर 2 ही चीज के लिए काम करता है, या तो कैरेक्टर के लिए करता है या पैसे के लिए करता है। बिल्कुल। या तो आप पैसा बहुत हैंडसम दे रहे हैं तो ठीक है, वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि सबको। जबकि मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात होगी उन लोगों के लिए, कि हमारे यहाँ ये जो इंडस्ट्री है ये सरस्वती की पुजारी है जी, क्योंकि क्रिएटिविटी है। जैसे लता मंगेशकर है, अब उनकी सरस्वती उनके साथ गई जी, बिल्कुल सरस्वती है। और जो बाकी लोग वहाँ आते हैं लक्ष्मी के लिए जी, जबकि लक्ष्मी बहुत चंचल है, वो कभी किसी के एक पॉकेट में नहीं रहती है जी, वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है। इसलिए आज तक कोई प्रोड्यूसर टाटा बिरला नहीं बन पाया जी। आप कोई भी, आप किसी एक प्रोड्यूसर को बता दीजिए कि
कि साहब ये 20,000 करोड़ का आदमी है, 10,000 करोड़ का, जैसे बोलते ना जी, जी, कि ये ग्रुप इतने बड़े ग्रुप का है, कोई ग्रुप नहीं है आज तक ऐसा बनाना, मगर फिर भी पेशेंट है कि वो हमको इस लाइन में काम करना है। उनकी एक पेशेंस की बात बोलता वो हूँ, कला से जुड़ाव कहेंगे। कला जुड़ा, तो क्या होता है उसके लिए बीच में गणेश जी को बैठाना पड़ता है जी, कि जो लक्ष्मी को भी कंट्रोल करता है और सरस्वती को भी। जी, हमारे यहाँ गणेश जी मिसिंग है फ्रैंकली। मैं एक अपनी जो मेरी एक भावना है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो इस इंडस्ट्री के अंदर इतना, अभी जैसे मैं यहाँ जयपुर के अंदर 1981 से मैं स्टूडियो की प्लानिंग कर रहा हूँ, 82 से। जी, मिस्टर जिंगरन हुआ करते थे रिको के अंदर, मैंने ज़मीन का आज तक भी हमारा पैसा वहाँ डिपॉजिट पड़ा हुआ, धर्मेंद्र बनाना चाहते थे, जी, मगर सरकारें 5 साल में बदल जाती है। मैं किसी के लिए कोई बुराई की बात नहीं करता हूँ, मगर हमारे छोटे छोटे यहाँ एक मोइनुद्दीन करके थे, सारंगी वादक थे, उनको राज कपूर ले जाना चाहते थे। जी, अब वो उनकी वो कोई फैमिली की कोई प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से नहीं जा पाए। तो यहाँ से एक साबरीज ब्रदर्स करके हैं, वो कव्वाली, तो हिना में मैंने उनके साथ कव्वाली की, और आप देखिए उनकी किस्मत देखिए, जयपुर के जो कव्वाल्स हैं लता मंगेशकर के साथ, जी, और राज कपूर की फिल्म में पहला गाना उनको मिला। जी, बिल्कुल। तो और ये आपकी एक खासियत भी रही कि आपने राजस्थान के जो उभरते कलाकार थे, या ये कहूँगी नए कलाकार थे, चाहे वो कई जी, चाहे वो संगीत से जुड़े हुए हों या आर्टिस्ट हों, आपने उन्हें एक मंच प्रदान करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं आप ये कोशिश में रहे कि आज जिस तरीके से आपने बॉलीवुड में नाम कमाया, उनके लिए भी वो कहा जाता है ना कि परिवार का कोई अगर बड़ा वहाँ होता है तो वो एक गाइड के तौर पर काम करते हैं। नए कलाकारों को आपने बहुत कोशिश की एक मंच प्रदान करने की। अब वक्त बदल चुका है, आपको 50 साल से भी ज़्यादा इंडस्ट्री में हो चुके हैं। कितना कठिन लगता है, और जो नए आर्टिस्ट हैं उन्हें कितनी कोशिश करना चाहिए, या वो सही कोशिश भी करते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लोग कहते हैं बाई लक। जी, बाई लक एक सेकेंडरी थिंग है, मगर सबसे पहले उसकी मेहनत है। बिल्कुल। हाँ, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो लक को कहाँ से आप आगे लेके आएंगे। बहुत खूब सर। अब आज देखिए ना, मैं स्टार सन धर्मेंद्र के सनी देओल हैं, जी, अब राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव थे, सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त थे, जी, और उसके बाद कितने एक्टरों के बेटे और भी आए हैं, नहीं सक्सेस कर पाए। जी, तो उनके पास क्या कमी थी। और शाहरुख खान को जब, आप यकीन नहीं करेंगे, उनका फर्स्ट ऑडिशन मेरे सामने हुआ उनका। जी, मतलब वो जस्ट उन्होंने एक सर्कस और एक फौजी करके 2 सीरियल किए थे। जी, तो वो 91 में बॉम्बे आए थे, 1991 की बात है, वो बॉम्बे आए थे। जी, तो हमने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया, दिल आशना करके एक पिक्चर बना रही थी, हेमा जी एज ए डायरेक्टर थी उसके अंदर, और उन्होंने उनको लॉन्च किया। अब उनका एक वो सर्कस में एक सीन था कि सर्कस के बाहर टेंट होते हैं, वहाँ पे नल लगे होते हैं, जी, और वहाँ से पानी में से वो नहा रहे हैं शाहरुख खान, और वो कर रहे ही, वो जो उनका एक जो उनका शाहरुख खान का जो स्टाइल था, जी, सिग्नेचर स्टाइल जो है उनका। हाँ, वो उनको बहुत अच्छा लग गया। जी, बोले इसमें कुछ बात है। फिर थोड़ी देर में, इतनी देर में धर्म जी आ गए, धर्म जी को दिखाया तो बोले नहीं, इज वेरी गुड। अब क्या होता है कि वो तो कोई एक्टर के बेटे थे नहीं, जी, जी, या कोई इन्फ्लुएंसर उनके साथ था नहीं, और इन्फ्लुएंसर्स कौन बने, जो इस इंडस्ट्री के वेटरन थे, जिन्होंने शोले, मतलब उन्होंने मिलकर के इतनी बड़ी हिट पिक्चर दी। जी, तो मैं ये रिवर्स बात बोल रहा हूँ कि कोई लोग पिच करते हैं, उसको उसकी अपनी अदा ने, हाँ, जो उनकी अपनी एक्टिंग थी, उन्होंने उनको पिच कर दिया। मैं एक इससे आपकी ऑडियंस को एक सीखने की बात ये मिलती है बिल्कुल, ये एक कि अच्छी नसीहत है। आप अपना नयापन दीजिए, हाँ, लोग उसको अप्रिशिएट करें। मैं आपको इतना बड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ, शाहरुख खान जी, जी, बहुत बड़ा, इससे बिग एग्जांपल, और मैं उसका आई विटनेस इज देयर, मैं उसका आई विटनेस हूँ जी, उसके लिए। बिल्कुल। और ये कितनी बड़ी बात है कि एक उसकी अदा के लिए उस आदमी को 1 मिनट में उसको फिल्म मिल गई। वो कहा जाता है ना कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत मैं कीजिए। वही, अगर आप ईमानदारी से कर्म अब कर उसमें रहे हैं, उसका लक, अब जी, उसमें आप उसको लक कैसे कह सकते हैं, आप बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल, वो कर्म है। और वो किसने अप्रिशिएट किया, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने, बिल्कुल, जिन्होंने इतनी फिल्में हिट दी है। तो धर्मेंद्र तो खुद ही बोलते हैं कि हम लोग जब फ्रंटियर, जब वो आए थे इतना, फिर, और आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक दिन के अंदर वो 15-20 किलोमीटर वॉक करते थे जी, पैदल, सब स्ट्रगल के लिए। स्ट्रगल बहुत था उस दौर स्ट्रगल की बहुत बात, था। तो आज ऐसा स्ट्रगल तो किसके पास किसी है? के पास नहीं तो है। कैसे बनेंगे एक्टर?
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली है आपने आप सर, कैसे कि एक्टर बनेंगे? बिना मेहनत के कुछ नहीं क्या मिलता। होता, भूख तो लगनी चाहिए ना, भूख है ही नहीं आपको, जी तो खाना तो तब अच्छा लगेगा जब भूख होगी। सही, बिल्कुल सही बात बोली है कि जब तक आप शिद्दत से किसी काम के लिए नहीं होंगे, वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग भी है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे बदल मिलाने सकते हैं लग आप। जाती है, और वो आपके काम के प्रति समर्पण से ही होता है। यहाँ सर हम उस ज़माने की बात करेंगे जब ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का दौर था, और आपने तो वो दौर भी देखा है, और उसके बाद फिल्म कलर फिल्म आई। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, 4K की टेक्नोलॉजी की मूवीज़ आ रही हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सब बदल गया है। अब साथ में वेब सीरीज़ भी आने लगी हैं, छोटे छोटे कंटेंट बनने लगे हैं। कितना बदलाव महसूस करते हैं, और आपकी खासियत ये रही कि आप हमेशा सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट होते रहे। आप उस टेक्नोलॉजी के साथ भी बखूबी काम कर रहे थे, और आज की जनरेशन के साथ भी उसी शिद्दत से काम करते हैं। कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप, और ये बदलाव कितना फ़ायदेमंद है? अभी पता नहीं आपके कैसे इस माध्यम को मानते हैं। एक मैं भी सीरीज था रोशंस करके, एक मैं सीरीज देख रहा था जी जो आपके जो भाव है, जो आपका बोलने का, जो मेरे ख्याल में अगर आप वो देखेंगे ना, उसमें 3 पीढ़ी है। जी एक ब्लैक एंड वाइट में रोशन साहब थे जिन्होंने ताजमहल, जहांरा जी जैसी पिक्चरों के गाने दिए, और एक फिर मिडिल एज के अंदर राजेश रोशन ने दिया, जी और आज एक ऋतिक रोशन, जी। मतलब 3 जनरेशन इज देयर। जनरेशन। तो एक उस चीज़ के अंदर अगर आप कभी देखना चाहें तो आपके हर चीज़ का सवाब का जवाब उसके अंदर है। जी वो कितनी शिद्दत से काम करते थे, आज क्या शिद्दत है, और किस तरह से लोग बाग आज कितनी पैकेजिंग बना रहे हैं। जी तो एक 3 जनरेशन में एक ही फैमिली की बात कर रहा हूँ जी मैं। इसमें ऐसे तो मैं औरों के कई लोगों के एग्जाम्पल दूंगा तो कोई उसको अच्छा मानेगा, कोई बुरा मानेगा, और तीनों सक्सेसफुल है, तीनों पीढ़ी। जी ऋतिक रोशन अपने आप में बहुत सक्सेस है, रोशन साहब सक्सेस थे, उन्होंने इतने अच्छे बिल्कुल, संगीत बिल्कुल। गाने दिए, और राकेश रोशन इज वेरी सक्सेसफुल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बिल्कुल मगर मैं आपका जो एक सवाल है ना कि ब्लैक एंड वाइट और कलर और आज की डिजिटल दुनिया में क्या फ़र्क है, जी। वो आप इस सीरीज के थ्रू आप अपने आप को आप जवाब ले सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जो सिनेमा है ना, वो बेहतर माध्यम है हमारे तमाम सवालों का, और कहीं ना कहीं वो कहानियाँ या वो किस्से होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के पहलुओं से जुड़ी होती हैं। सर 300 से ज़्यादा फिल्मों से जुड़े रहे हैं आप, इतनी फिल्में जिनके शायद नाम भी नहीं मालूम होते। कौन सी फिल्म है जो सबसे ज़्यादा करीबी रही, बहुत नज़दीक है, आज भी खाली वक्त में बस ये दिल चाहता है कि उसको देखें, या कहीं ना कहीं आज वो इंस्पायर करती है? वो मेरी फिल्म थी रजिया सुल्तान। अच्छा मैं इतना उसमें इन्वॉल्व था जी। कि मैंने इसकी टोंक में काफ़ी दिन शूटिंग की, मैंने करीब अबाउट 35 डेज से भी ज़्यादा, मतलब कमाल साहब मेरे बहुत ही करीब थे उनके, मगर मेरे दिल के जो सबसे ज़्यादा करीब थी वो रजिया सुल्तान थी। अगर आप उसकी स्क्रिप्ट के बाद, अब लोग कहते हैं कि उसको पर्शियन लैंग्वेज ज़्यादा थी या कुछ था, जी तो वो एक अलग बात है। या जैसे राज कपूर का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे उनके लिए सबसे करीब मेरा नाम जो करती है। एक हर आदमी अपनी सक्सेस को ही हमेशा वो आगे लेके आता है, मगर मैंने राज कपूर से एक चीज़ सीखी कि आप सक्सेस और फ्लॉप को मत देखिए, आप अपनी इच्छा क्या है वो देखिए कि उसमें क्या सक्सेस है नहीं है, वो एक सेकेंडरी, लोग ढूंढेंगे कि इनको ये चीज़ क्यों अच्छी लगी जी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब उसके लिए लोग बाग बोलते हैं इसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा थी ये थी, मगर उसकी जो मेकिंग का जो तरीका था, एक गुलाम आदमी और एक जो उसके साथ में जो उसका रोमांस और जो उसका स्ट्रीम जो लेके आए हैं, तो उसका एक आप उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बहुत कितना इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। तभी अच्छी मूवीज़ का अगर हम जब जिक्र करते हैं तो भारतीय सिनेमा के, उसमें रज़िया सुल्तान का जिक्र आना लाजमी होता है। यहाँ सर एक सवाल और करना चाहूँगी, आप अपने परिवार से बिल्कुल नए थे फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, लेकिन उसके बाद आपके बच्चे, यहाँ तक कि आपकी ग्रैंडसन भी अब फिल्म इंडस्ट्री की और कदम, कभी राय मशवरा देते हैं उन्हें? बिल्कुल, इसमें मेरी ड्यूटी है, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं शेयर करूंगा तो किसके साथ शेयर करूंगा, और कितना फ़ायदेमंद होता है उनके लिए? अब ये तो वो बता सकते हैं इस बात के लिए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। जी जी। अभी जैसे आपने अभी इन दिनों में हमारी एक सनम तेरी कसम पिक्चर जी, हमने कोई पब्लिसिटी नहीं की, एवरीवेयर इज द फिल्म, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल हर जगह,
और लोग थिएटर में गए देखने के लिए, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ा कि हमने कोई अच्छा काम किया या कोई चीज़ के लिए, तो लोग किसी अच्छे काम को इग्नोर नहीं करते। हाँ। लेट कर सकते हैं इग्नोर, जैसे एक मेरा नाम जोकर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही मैं आपको एक सनम तेरी कसम के बारे में बोलता हूँ। तो जब इंडस्ट्री के लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, अरे साहब, अरे तो भाई हमने हमारा कर्म किया था, उस टाइम पे उसका हमको नहीं मिला सिला, अभी हमको सिला मिल गया, सिला तो मिला ना हमको उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि अब आप करीब की बात जैसे बातें लेते हैं, तो अब मैं बोलने के लिए मुगल आजम के लिए भी बोल सकता हूँ जी, बोलने के लिए, मगर क्या होता है कि अभी छोटी छोटी, अब कितनी फिल्में ऐसी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मगर अभी मैं बोलने लगूंगा उसकी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। जी बिल्कुल। तो इसकी लिस्ट की कोई लिमिट नहीं है। मगर ये कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से सनम तेरी कसम एक गुड एग्जाम्पल है कि उस वक्त जब 2016 के अंदर ये मूवी आई, उस टाइम ये नहीं चल पाई, शायद दर्शकों ने उसे नहीं उतना प्यार दिया, मगर आज के टाइम पे ये सुपर हिट रही, री रिलीज में एक अच्छा एग्जाम्पल रहा। तो सर इस फिल्म के अंदर नए कलाकार थे, हर्षवर्धन, जो कि उनकी पहली ही फिल्म थी। हाँ। क्या अनुभव रहा, कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब होता है ना, जब किसी की कोई फिल्म या कोई सीरियल अगर उतनी कामयाबी नहीं पाता तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है, मगर ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हो सकता है आपकी खूबी उस वक्त नज़र नहीं आई हो, वक्त पे वो कहीं ना कहीं नोटिस होगी। तो नए कलाकारों को इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नया कलाकार जितना डिवोशनल के साथ काम करता है ना, उतना सीनियर नहीं करता है जी। उसका रीजन क्या है? सीनियर को उसमें एक अपना एक एटीट्यूड है जी, कि आई एम द सीनियर। ये नॉट सिनेमा के ऊपर नहीं है, हर चीज़ पे लागू होती है जी, क्योंकि नए आदमी को अपलिफ्ट होना है, सीनियर को क्या अपलिफ्ट होना है, वो तो ऑलरेडी सीनियर है। बिल्कुल। तो मैं आपके इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा जूनियर बन के रहें, सीनियर बनने की कोशिश नहीं करें। अगर आप जूनियर बन के रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी इजीली निकल जाएगी कि आप सोच नहीं पाएंगे और उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है आपने, या ये कहेंगे कि हर वक्त एक सीखने की ललक अपने अंदर जिंदा रखिए, हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट बन के रहिए। आप तरक्की करें। अगर यहाँ आपने जिक्र किया है कि हमारा माध्यम से, दूरदर्शन से आपका खासा लगाव भी रहा है, खासा प्यार भी रहा है और खासा रिश्ता भी रहा है, कितना नज़दीक है दूरदर्शन आपके दिल के? देखिए, मैंने दूरदर्शन को इतनी फिल्में सप्लाई की है, हिंदी सिनेमा, और इनका एक प्रोग्राम आता था चित्रहार करके वेडनेसडे और फ्राइडे को, मैं उतना इंस्पायर था उससे, दूरदर्शन से। तो वो मेरे को एक फिरोज खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनकी फिल्म रिलीज हो रही थी जाबाज जी। तो एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए हमारे पास कोई माध्यम नहीं होता था जी जी, तो हमको सिनेमा में जाकर के ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करके और हमको ट्रेलर देखना पड़ता था, क्योंकि ट्रेलर तो पब्लिक के सामने आने वाला है। हाँ। मगर ट्रेलर देख करके, क्योंकि आज भी जब फर्स्ट लुक आता है ना पिक्चर का, उससे ऑडियंस डिसाइड करती है कि ये पिक्चर मुझे देखनी है या नहीं देखनी। सही। तो ये ट्रेलर वाला जो कल्चर है, ये आज से नहीं है, ये 50 साल से इस इंडस्ट्री का कल्चर है। मगर पहले माध्यम, आज यूट्यूब पे अवेलेबल है जी, आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है जी, जो ट्रेलर है। पहले ट्रेलर अवेलेबल नहीं होता था, तो एक ट्रेलर को दिखाने के लिए दुबई में मैच के अंदर फिरोज खान ने, आप सोच नहीं सकते कि दूरदर्शन को इतनी हैंडसम अमाउंट दी। तो हमने कहा ये क्या हो सकता है जी। आज देखिए, आप जितने भी प्राइवेट चैनल्स आते हैं, इसके ऊपर ट्रेलर ही ट्रेलर अवेलेबल हैं, सॉन्ग ही सॉन्ग अवेलेबल हैं। मगर मैं राज कपूर की एक बात कहूँगा, उन्होंने कभी किसी चैनल को सॉन्ग्स नहीं दिए अपने पैसे दे करके जी जी। वो कहते राज कपूर के गाने हैं, जिसको देखना वो थिएटर में आएंगे, मैं चैनल को नहीं दूंगा। बहुत खूब से, यही बात जो है वो राज कपूर साहब को औरों से अलग बनाती। यहाँ सर एक सवाल है मेरा आपसे, भारतीय सिनेमा में जहाँ बॉलीवुड का जिक्र होता है, वहीं अब साउथ की मूवीज़ ने बहुत अच्छी जगह बनाई है, और आज भी एक वक्त था जब बॉलीवुड की फिल्में जो होती थी साउथ उनसे इंस्पायर होता था, लेकिन आज के टाइम में हम कई ऐसी मूवीज़ देखते हैं जो बहुत अच्छा कलेक्शन करती हैं। इवन साउथ इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, आपका नज़रिया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए नईम जी, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ, हम 145 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में बैठे हैं जी, उसमें से 2% लोग जो हैं वो इलिटरेट, मतलब पढ़े लिखे लोग, मतलब
वो हिसाब से नहीं बोल रहा, मतलब जो सिनेमा आज हॉलीवुड में बन रहा है, बॉलीवुड में जो सिनेमा बन रहा है वो 2% लोगों के लिए फिल्म बन रहा है जी। और साउथ वाले जो है 40% ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोली सर, बहुत खुश। ये इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि आज जितने भी हमारे ड्राइवर, सर्वेंट्स या जितने भी जो लोग साइड के लोग हैं वो साउथ की फिल्में देख रहे हैं। क्यों? कि उनको जो भी चीज़ आप छवि क्या होता है, सिनेमा क्या होता है, जिसमें आपको आनंद आना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वही लोग देखेंगे ना। अब हम लोग क्या था कि मैं ये नहीं कहता हूँ कोई आदमी अच्छे, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी थे, गुलजार साहब थे, हमारे लिए लोग, हमारी इंडस्ट्री बोलती थी दिस डायरेक्टर ओनली चर्च गेट टू बोरीवली, क्योंकि उनकी एक इलिटेड पब्लिक उनकी पिक्चरों को बहुत अप्रिशिएट करती थी, चाहे सत्यकाम हो, चाहे वो आनंद हो या कोई भी हो। तो छोटे शहर के लोग बाग उस सेंस को समझते नहीं थे और छोटे शहर के पिक्चरों के लिए मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, राजकुमार कोहली, ये राज कपूर, ऐसी फिल्में बनाते थे जो उनके फैमिली में घुस जाते थे जी। अगर आपने प्रेम रोग पिक्चर देखी होगी जी, बिल्कुल, एक गाना था उसमें, ये गलियां या चौबारा, तो ये प्रेम प्रकाश हुआ करता था, गोलचा सिनेमा, मैंने ही वो फिल्म रिलीज की थी जी। उस गाने को देखने के लिए एक आदमी जिसके पास व्हील चेयर पे आता था, बेचारा गरीब आदमी था, उस टाइम 4 रुपए की टिकट थी, 4 रुपीज़ की टिकट होती थी, वो 4 रुपीज़ रोज खाली उस गाने को देखने के लिए खर्च करता था। वो उसको पता था कि इतने बजे गाना आएगा, आके आ जाता था और वो गाना देख करके वापस चला जाता था। मेरे को गेट कीपर ने बोला साहब ये रोज आता है। मैंने कहा अभी आए ना, से पैसे मत लेना टिकट के और उसको रोज गाना दिखा दिया करो। वो आदमी मेरे ऑफिस आ गया जी, बोले साहब आपने, मैंने कहा तेरी भावना है अच्छे के लिए। तो ये जो आज की टेक्नोलॉजी आई है उस एक्सक्लूसिविटी को ख़त्म कर दी जी। आज वो अगर आप एक खाली यूट्यूब के ऊपर आप खाली माइक आप उस पर बोलेंगे तो आपको गाना अवेलेबल हो जाएगा 1 मिनट में जी। तो ये एक थोड़ा एक एक्सक्लूसिविटी जिसको बोलते हैं ना, वो ख़त्म हो गई हमारी इंडस्ट्री से। यहाँ आपने जो एक ख़ास बात बोली है सर कि आम इंसान की, जो हर तबके से आता है, उसकी पहुंच तक होना बहुत ज़रूरी है। वहीं ये दूरदर्शन की एक ख़ास बात है, चूँकि सरकार का एक मजबूत स्तंभ है ये, और ख़ास बात भी यही है कि देश के हर कोने तक दूरदर्शन की पहुंच है। चाहे नए चैनल्स, नई टेक्नोलॉजी कितनी ही हो, लेकिन आम आदमी, हर तबके की पहुंच है दूरदर्शन तक। दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, ख़ास तौर से वो कहीं ना कहीं आम इंसान से जुड़े हुए होते हैं, और कई धारावाहिक ऐसे रहे, चाहे वो भक्ति भाव के रहे हों, रामायण हो, महाभारत हो, या जैसे आपने चित्रहार का जिक्र किया, हम लोग थे, जो बुनियाद, कई ऐसे सीरियल थे जो आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते थे, बिल्कुल वही ज़िंदगी होती थी। आपकी कोई ख्वाहिश जो आप चाहेंगे कि ये दूरदर्शन पे प्रसारित हो, दूरदर्शन के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे, ऐसा ही कोई वापस से उस दौर का कोई सीरियल लाना चाहेंगे? मैं अभी आपने अच्छा सवाल किया। मैंने एक स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत इंस्पायर हूँ और उनकी बहुत छोटी एज के अंदर ही उनका वो हो गया था, मगर उस शख्स ने हमारे देश का नाम कितना ऊपर लेके आए। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं दूरदर्शन को चला के, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ कि साहब ये दूरदर्शन के लिए वापस, जैसे रामायण, चित्रहार, रजनी जो आपके यहाँ चलती थी, ये ज़िंदगी, ये उस टाइप की, क्योंकि क्या है, युवा पीढ़ी को हमारे पास्ट क्या थे जी, वो जानना बहुत अगर आप पास्ट के, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और पास्ट को भूलते जा रहे हैं तो कैसे, तो फिर आप वही बात करेंगे, फिर वो डेटेड वाली बात आ जाएगी जी। मगर सीखते तो हम पास्ट से ही हैं, बिल्कुल। फ्यूचर से तो हम क्योंकि हम टाइम मशीन तो है नहीं जी, क्योंकि हम टाइम मशीन है कि हम फ्यूचर के, मगर आज देखें ना, मैं एक बाउंड्री पे हूँ, एक साइड मैं पास्ट देखता हूँ, एक तरफ फ्यूचर देखता हूँ, फिर भी मैं रन कर रहा हूँ। क्यों? कि मैं कभी समय के साथ अपने आप को बदला जी। जैसे आप बोलते हैं मैं ब्लैक एंड वाइट टू कलर, मतलब आज इतने साल, 50 साल के अंदर कितने, अब अगर मैं यही सोचता रहता, मेरे फादर 2 रुपये किलो में घी लेके आते थे, मैं आज 600-700 रुपये किलो में क्यों घी लेके आ रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी नहीं होती जी। आप सोचने जी, तो वो अपने आपको जैसे फाइन ट्यून करना पड़ता है। हाँ, अपडेट होना पड़ेगा। अब आपको जैसे एक रेडियो है वो 92.7 पे आता है, अब वो 92.6 के ऊपर तो नहीं आएगा ना, या 92.8 पे तो नहीं आएगा ना, तो आपको उसके लिए 92.7 ही करना पड़ेगा। तो हर इंसान को अपने आप को फाइन ट्यून करना है जी। अगर आप थोड़ा भी अपने आप को फाइन ट्यून कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल,
ये एक अच्छी सलाह है, शायद हमारे जितने दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए भी एक नसीहत है कि अपनी जो नींव है उसको से जुड़े रहिए, अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखते रहिए, उनके जीवन के अनुभव कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएंगे, उनके काम आएंगे उनके। मगर वो क्या है, आज की तारीख में हर आदमी, जो जेनरेशन है, नई जेनरेशन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं आपको, हम लोग कुछ भी नहीं थे इनके सामने। आज जितना फास्ट वो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स पे जिस तरह से वो काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मगर उन्होंने क्या है, थोड़ा सा अगर वो संस्कार की तरफ भी देख लेंगे ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट्स माय थिंकिंग। क्योंकि हमारे पास तो एजुकेशन का बहुत अभाव था। आज तो एजुकेशन का कोई अभाव है ही नहीं, बिल्कुल आज अभाव है नहीं। मगर थोड़ा सा फाइन ट्यून क्या करना है, संस्कारों के साथ जुड़ना आदमी को, अपनी नेटिविटी के साथ जुड़ना आदमी को। अगर जैसे आप अपनी नेटिविटी के साथ अगर आप ज्वाइंट कर लेंगे तो आपकी कोई जिंदगी में समस्या है ही नहीं। सर बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि आप अपने जीवन में अपने संस्कार, या कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की खास बात यही है, हम पूरे विश्व के अंदर अपना परचम ही इसी उससे लहराते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो इतनी मजबूत है, और जितने महापुरुष हैं कहीं ना कहीं उनकी जीवनी हमारे जीवन के लिए इतनी ही प्रेरणादायक। यहाँ सर आपने यंग जनरेशन का जिक्र किया है। अभी की जनरेशन की एक सबसे बड़ी समस्या है कि उससे सब्र नहीं होता, उसे हर काम बड़ी जल्दी चाहिए होता है। और आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उसमें सब्र बहुत अहम होता है। जब ये इंडस्ट्री में ये नए कलाकार आ रहे होते हैं तो उनके लिए कितना ज़रूरी होता है कि वेट, हर चीज़ वक्त पे मिलती है। आप अभी जैसे मैंने आपको रोशन का जिक्र किया, रोशन जी अपना पैकअप करके वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे जी। तो हुस्नलाल भगत राम उनके पास आए, भाई तुम क्यों जा रहे हो, तुम ट्राई करो ना। उन्होंने कहा क्या होता है कि आज एक शहर से जब आदमी दूसरे शहर के अंदर आता है तो उसके खर्चे मल्टीप्लाइज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने फिर एक दफ़ा सेकंड ट्राई किया और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इच्छाओं को, या मैं करेक्ट वर्ड जो बोलता हूँ, अपने कर्म से आप पीछे मत हटिए। जो आदमी अपने कर्म से पीछे हट जाता है वो गिव अप कर देता है, वो गिव अप सबसे खराब काम है। कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। अगर आप में लड़ने की ताकत है तो आप लड़ते रहिए, एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। और इसका मैं 100% चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जहाँ आपने गिव अप कर दिया तो सक्सेस तो वैसे ही आपकी, जो आपका जो किया हुआ है वो भी आपका सब अधूरा हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात बोली है। और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए ये बात एक रोशनी की किरण साबित होगी। सर एक और जिक्र करना चाहूंगी, आप राजस्थान, चूंकि हमारा तो कार्यक्रम ही है धरती धोरारी, और ये ना सिर्फ यहाँ पे कला हर कोने में मौजूद है बल्कि यहाँ की विरासत और संस्कृति खासी फेमस है, और आपके तो दिल के नज़दीक भी रही है। आपकी कोशिश भी रही है कि कई फिल्मों में आप इसे पिक्चराइजेशन करें। आपको पूरे राजस्थान की वो कौन सा शहर है, वो कौन सी जगह है जो सबसे दिल के करीब रहता है और सबसे खूबसूरत लगता है? आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ए.आर. रहमान की शादी थी जी, चेन्नई में फिल्म सिटी में शादी थी। तो ए.आर. रहमान के सेक्रेटरी नोएल करके हैं उनके सेक्रेटरी जी, उनका फ़ोन आता है मेरे पास में कि बोले मुझे जैसलमेर से लंगा चाहिए, कोहिनूर लंगा। अच्छा। और उनको मैंने मैनेज करके उसकी शादी में वहाँ भिजवाया जी, चेन्नई के अंदर। तो मतलब ए.आर. रहमान उस टाइम इतने सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर थे जी, उनको लंगाज की भी याद आए कि हमारा राजस्थान उनको कहीं न कहीं उनके मन दिल में के करीब था। बिल्कुल, यहाँ की खास बात ही यही है। आप मेरी बात समझने जी बिल्कुल। और मैं उन लंगाज को मैनेज करके उनको वहाँ चेन्नई भेजा मैंने, और मैं शादी में गया तो वहाँ मणि रत्नम, मैं, राम गोपाल वर्मा, हम सब लोग साथ खड़े हुए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, शादी का रिसेप्शन चल रहा है और इधर ए.आर. रहमान बैठे, उनकी वाइफ बैठी हुई है। इधर वो साउथ का म्यूजिक चालू कर रहे हैं, इधर वो राजस्थान का म्यूजिक चालू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। उस दिन आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी आत्मा को, मेरी दिल को कितना सुकून मिला होगा, आप उसकी बिलीव नहीं कर सकते। मतलब मैं ऐसी चीज आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जी बिल्कुल, और बहुत खास बात है। ये फिल्म सिटी चेन्नई की बात थी, बता रहा हूँ आपको मैं। और मुझे इतना अच्छा लगा कि यार और उसके बाद नेक्स्ट डे उस आदमी ने उनको कोहिनूर लंगाज को उनको बुला करके अपने स्टूडियो में उनकी इतनी रिकॉर्डिंग्स की, और उसके बाद उन्होंने कितने अपने म्यूजिक पीस में उनके पीस बजाए, आप सोच नहीं सकते। यही तो हमारे यहाँ की संगीत और कला की खास बात है। अब मैं वही कह रहा हूँ, मगर क्या था, अगर ये डिजिटल टाइम नहीं होता
जी। तो उनको हमारे जो यहाँ जो बेचारे इतने गरीब लोग बैठे हुए जो इतने बजा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इनको काम मिलता है। जैसे मैं मोइनुद्दीन की बात करता हूँ आपको, आपके बहुत अच्छे सारंगी वादन है, शायद वो मुझे जानते, मगर क्या है वो लोग लुप्त क्यों हो रहे हैं? हमारा जो लाइव म्यूजिक क्यों लुप्त होता जा रहा है? ये डिजिटल म्यूजिक के सामने। मगर डिजिटल म्यूजिक में है वही लाइव म्यूजिक जी, मगर उनके बेचारों के जो लाइव, तो यहाँ अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी फिल्म सिटी जिसको आप कुछ भी बोल दीजिए, अगर काम होता है ना, तो उसमें नॉन स्केल लोगों को कितना काम मिलेगा आप सोच नहीं सकते। अब देखिए, मैं तो सरकार नहीं हूँ, एक घर है, अब उसमें कोई तो हेड करता है। अब ऐसी सरकार में भी कोई हेड करता है, तो वो हेड को ये प्लान करना पड़ेगा कि कैसी मेरी स्टेट की खुशहाली और फॉर वो आ सकता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत खूब सर, और ये पूरी कोशिश है और हर सरकार की भी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं यहाँ के कलाकारों को एक कल्चर को न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ऊंचा मुकाम मिले। और आजकल मिल भी रहा है कि राजस्थान के छोटे छोटे इलाकों के जो कलाकार हैं उन्हें एक विश्व स्तरीय मंच मिल रहा है। सर, चूंकि वक्त हो चला है कि हम दर्शकों से इजाज़त लें, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा और जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा। वो कहते हैं ना कि जब फलदार दरख्त के नीचे बैठते हैं आप, तो ना सिर्फ ठंडी हवाएं मिलती हैं, बाकी ताज़ा फल भी मिलते हैं। और उसी तरीके से हमारे घर के परिवार के बुजुर्ग होते हैं और उसी तरीके से हमारे राजस्थान के कलाकार हैं जिनके ज़रिए हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सीख लेते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। चूँकि सर वक्त हो चला है अब इजाज़त लेने का, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वादे के साथ कि फिर जल्द होगी मुलाकात। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।